अस्सलाम वालेकुम। रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर वॉल्यूम 3 वो वॉल्यूम है जो कि डील कर रहा है एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल कोर्ट्स की फंक्शनिंग को, और डिटेल गाइडलाइंस हर सब्जेक्ट के ऊपर इसके अंदर मौजूद हैं। इफ़ यू ऑल रिमेंबर, जिस वक्त हम लोगों ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड स्टार्ट किया था, उसके इंट्रोडक्टरी और बाद वाले कुछ वॉइस नोट्स के अंदर मैंने आपको डिफरेंट टर्म्स एक्सप्लेन की थी, इस हवाले से कि जिस वक्त भी वो टर्म्स आएँ तो आपको उनका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, आपको उनका पर्पस समझ आना चाहिए। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि किन किन सूरत हाल के अंदर जो लेजिस्लेशन होती है उसको एक्ट कहते हैं, कौन सी सूरत हाल जो है उसके अंदर अगर लेजिस्लेशन हो तो उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, और ऑर्डर कब आता है। फिर मैंने पार्लियामेंट की फंक्शनिंग और बिल के मुतल्लिक भी आपको बताया था। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर भी मैंने आपको जुडिशरी के और लेजिस्लेचर के और एडमिनिस्ट्रेशन के ये सारे मैंने आपको स्टेट ऑर्गन्स भी एक्सप्लेन किए थे। पुलिस रूल्स के हवाले से मैंने आपको रूल्स की एक्सप्लेनेशन भी दी थी। और उसको रीकैप्चर करते हुए हम पहले थोड़ा सा ये आइडिया ले लेते हैं, हाई कोर्ट क्या है, रूल्स क्या हैं, ऑर्डर क्या है, ये टर्म्स क्यों यूज़ की गई हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हर प्रोविंस के अंदर एक हाई कोर्ट इस्टेब्लिश की जाएगी, और वो हाई कोर्ट के मातहत सब ऑर्डिनेट जुडिशरी भी होगी। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लेटर्स पेटेंट क्या थे जिसके ऊपर हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई थी, और वो रूल्स थे जिसके ऊपर हाई कोर्ट अपनी फंक्शनिंग करती थी। इन सारी बातों से इस बात का को कंक्लूड किया जा सकता है कि हर डिपार्टमेंट, हर प्रोविंस के अंदर एक हाई कोर्ट जिस वक्त होगी तो डैट विल बी कॉल्ड एन इस्टेब्लिशमेंट। डैट इस्टेब्लिशमेंट विल फर्दर रन सब ऑर्डिनेट जुडिशरी, और जो कि उसकी मतहत होगी। और जिस वक्त कोई किसी का मतहत होता है तो ऑब्वियसली वो उसकी बनाई हुई हर लेजिस्लेशन या उसकी बनाई हुई हर रूल या उसके नोटिफाइड ऑर्डर्स जो भी वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के अंदर जारी करती है, तो वो सब ऑर्डिनेट्स उसको कंप्लाई करने के पाबंद होते हैं। और हम कमिंग बैक टू द प्रोविंस ऑफ पंजाब, यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर है, जो इस्टेब्लिश की गई इन अकॉर्डेंस और इन कंप्लायंस विद द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और उसका जो स्कोप है या उसकी जो जुरिस्डिक्शन है या जो उसकी इस्टेब्लिशमेंट है वो पूरे पंजाब के अंदर जो है वो फैली हुई है, जिसके आगे 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक सेशन डिवीज़न है, और उस सेशन डिवीज़न के अंदर सब ऑर्डिनेट जुडिशरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सूरत में, एडिशनल एंड सेशन जजेस की सूरत में, सीनियर सिविल जजेस की सूरत में, सिविल जजेस की सूरत में, मैजिस्ट्रेट की सूरत में अपने जुडिशल फंक्शंस जो हैं उसको परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा एक्स केडर पोस्ट हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ आप अक्सर जो हैं कोर्ट्स के नाम सुनते हैं। स्पेशल कोर्ट्स हो गई, लेबर कोर्ट हो गई, आपकी एंटी टेररिज्म कोर्ट हो गई, आपकी एंटी करप्शन कोर्ट हो गई। ये सारी भी वो कोर्ट्स हैं जो कि सेम इस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम करती हैं, और इनके अंदर भी वही जजेस अपॉइंट किए जाते हैं जो कि हाई कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट के मातहत हैं, और अपने अपने केडर के लिहाज से, अपने अपने डेजिग्नेशन के लिहाज से वो वहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जो रूल्स हैं उन रूल्स को ये देख लेते हैं कि ये रूल्स क्यों बनाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रूल्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक्ट जो है वो पार्लियामेंट पास करती है और उसको एक्ट डिक्लेयर कर देती है, या कोई ऑर्डिनेंस है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो वो जहाँ पे लॉ आप कोई भी स्टैट्यूट पढ़ते हैं तो उसके स्टार्ट के अंदर जहाँ पे उसकी एक्सटेंशन बयान की जाती है कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द पंजाब,
और इट एक्सटेंड्स टू दैट स्पेसिफिक एरिया और इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्टेट टेरिटरी के हर एक सिंगल स्टेप के ऊपर भी नाफिज कर दिया गया और हर स्टेट का जो रेजिडेंट है वो उसको ओबे करने का पाबंद है। लेकिन रूल्स में ऐसा नहीं है। हर रूल जो भी डिपार्टमेंट बनाता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए बनाता है, और उन रूल्स को फॉलो करना उस सबऑर्डिनेट का काम है। और उसकी जो वायलेशन है डैट विल टेंटामाउंट टू मिसकंडक्ट बाय डैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, अगर वो उससे डेविएट करता। तो रूल की सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसका लिमिटेड स्कोप है और इसकी जो कंप्लायंस है वो सिर्फ और सिर्फ उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई ने ही करनी है। पुलिस रूल्स है 1934 के, अगर वो रूल्स जो हैं देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस अपनी फंक्शनिंग के लिहाज से उन रूल्स को फॉलो करने की पाबंद है। और कोई शख्स पॉइंट आउट कर सकता है कि इसने इस रूल की वायलेशन की है, लेकिन अल्टीमेटली इस पे जो एक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसके अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो उसके हेड हैं जिन्होंने उसको नाफिज किया है, जिन्होंने ये रिक्वायरमेंट की थी कि वो इस रूल को जो है कंप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो उसका नोटिस लेकर उस पर अमल करवा सकते हैं। या अगर उसने कोई वायलेशन किया तो डैट विल बी अ डिपार्टमेंटल वायलेशन एंड वारंट्स फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन ओनली। इसी तरह अगर आप हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में दूसरा वर्ड देखेंगे तो रूल्स के साथ ऑर्डर एक वर्ड यूज हुआ है। अब ऑर्डर जो है इसकी दो सेंसेस हैं। एक ऑर्डर जो हम लोग एक सीक्वेंस को कहते हैं कि तरतीब से एक ऑर्डर से चीज़ें बयान कर दी गई हैं, एक इसका मतलब ये भी है कि ये एक सीक्वेंस से चीज़ें बयान कर दी गई हैं। और दूसरा मतलब ऑर्डर जो है लीगल सेंस के अंदर उसको कमांड ऑफ लॉ भी कहा जाता है। लिहाजा ये दोनों मानों में ही जो है वो लिया जाएगा। नंबर वन, इसके अंदर एक तरतीब से चीज़ें बयान की गई हैं, एक ऑर्डर से चीज़ें बयान कर दी गई हैं। और नंबर दो ये है कि दिस इज़ ऑल्सो एन ऑर्डर टू बी फॉलोड बाय इट्स एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट्स जो कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट के अंडर आते हैं। ये चीज़ आपको जो है इसका जो टाइटल है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर, ये उसको पढ़ के एक्सप्लेन आपको खुद समझ आ जानी चाहिए कि ये वो रूल्स हैं जो कि अपनी सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए बता दिए गए। और इसके अलावा इसके अंदर जो बाकी डिटेल है कि ये एक ऑर्डर है टू बी फॉलोड बाय इट्स एम्प्लॉय, और इसके अंदर एक सीक्वेंस से सेक्शन वाइज चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन भी कर दी गई हैं। इसके अलावा ये इंतहाई प्लेन लैंग्वेज के अंदर है। चाहे आप इसको जो है सिविल के मुतालिक पढ़ें जो वॉल्यूम है इसका, चाहे आप गार्डियनशिप के मुतालिक पढ़ें, चाहे इसके अकाउंट्स के मुतालिक पढ़ें, आपको कहीं पे भी कोई एम्बिग्विटी फील नहीं होनी चाहिए। स्पेशली वॉल्यूम 3 इंतहाई प्लेन लैंग्वेज में, इंतहाई आसान, जो चीज़ आप पढ़ते जाते हैं वो आपको खुद अंडरस्टैंड होती जाती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसको पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। फिर दूसरी चीज़, आप जो क्यूरीज अक्सर पूछते हैं, अगर उनके जो जवाब हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उनके जवाब ढूंढेंगे तो वो भी आपको वॉल्यूम के अंदर से मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक फंक्शनिंग के मुतालिक बात है। वो एक जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो प्रोसीजर के मुतालिक हैं। शायद आपको वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर ना मिले, लेकिन अगर आप मुतलका वॉल्यूम के अंदर आप उस जगह पहुंच जाते हैं वेयर इज़ द लॉ, तो उस जगह जाके आपको उस टेक्निकल पॉइंट का जो है वो जवाब मिल जाएगा। सो रूल्स इस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है कि कई चीज़ें जो कि मेन प्रोसीजर के अंदर नहीं दी गई उनके जवाबात टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिसमिस होगा नहीं होगा,
कोर्ट कितने बजे बैठेगी, कितने बजे उठेगी, अगर कोर्ट टाइम ख़त्म हो जाता है तो उस सूरत के अंदर जो है जज कौन सा केस कंटिन्यू कर सकता है। अगर संडे होता है और संडे को कोई इंस्टीट्यूशन हो जाती है तो उस सूरत के अंदर क्या होगा, या इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन है वो किस वक्त होगी, उसकी टाइमिंग्स क्या होगी, किसके पास हो सकती है, किसके पास नहीं हो सकती, और कौन से मैटर्स के ऊपर जज जो है वो क्या अपनी जुरिस्डिक्शन जो है उसको यूज़ कर सकता है, किस पे नहीं कर सकता। ये सारी बातें आपको इस वॉल्यूम के अंदर खुद ब खुद मिलती जाएंगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ने के बाद मेरे नज़दीक ये ज़रूरी नहीं है कि इसको लेक्चर की शेप में बताया जाए, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है एक्सेप्ट फ्यू मैटर्स जिनको एक्सप्लेन किया जा सके। इसके अंदर सारा कुछ ही आप ऐसे देखेंगे कि रेपिटिशन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वहाँ से सेक्शंस उठा के मिला के यहाँ पे लिख दिए गए हैं। लिहाजा अगर किसी ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की स्टैट्यूटरी लैंग्वेज पढ़ी है, उसको गो थ्रू कर लिया, जैसा कि आपने कर लिया होगा मोस्ट ऑफ देम ने, मेरे साथ भी, तो उन लोगों को वॉल्यूम 3 अलग से याद करने की या इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत एक्चुअली मेरे नज़दीक नहीं है। लेकिन चूँकि आप लोग इस बात पे इसरार कर रहे थे कि ये हाई कोर्ट वॉल्यूम जो है वो भी आपको वॉइस शेप के अंदर बताया जाए, तो इस वजह से मैं इसको रिपीट तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी एज सच ज़रूरत नहीं थी। और ये आप विद दी पैसेज ऑफ टाइम खुद देखते जाएंगे कि हर चीज़ इसके अंदर रेपिटिशन की सूरत में आएगी, हर चीज़ इसके अंदर सेक्शंस की सूरत में आएगी। वही सेक्शंस जो वहाँ पे बताए गए हैं वही सेक्शन यहाँ पे भी बताए गए हैं, और उसको सिर्फ आप दूसरी सेंस के अंदर कह सकते हैं कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हुए उसी स्टैट्यूटरी लैंग्वेज को वॉल्यूम के अंदर ओन किया गया। एंड दिस इज विद रेफरेंस टू दी हाई कोर्ट वॉल्यूम 3 ओनली। सिविल के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, गार्डियंस के अंदर, अटैचमेंट्स के अंदर, वहाँ पे आपको कई कई चीज़ें, कई एक्सप्लेनेशन अलग से भी मिलती हैं, लेकिन वॉल्यूम 3 ऑफ दी हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर, वहाँ पर आपको मोस्टली रेपिटेशन ही मिलेगी। इसके अलावा आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इस इस्टेब्लिशमेंट के नीचे कौन जज काम कर रहे हैं, प्रेजेंट हिरार्की क्या है, ये भी आपको इसका जो है वो अंदाज़ा लाजमी होना चाहिए। और वो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट से मैसेज के अंदर एक्सप्लेन भी कर दूं। जिस तरह आप लोगों ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर एक सेशन डिवीज़न टर्म सुनी थी, वो सेशन डिवीज़न के बारे में मैं आपको कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब थोड़ा सा आपके समझने के लिए आगे जुरिस्डिक्शंस क्या हैं, उनकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शंस क्या हैं, उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या हैं, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। कि जैसे सेशन डिवीज़न के मतलब आपको मैंने ये बात बताई थी कि इस वक्त करंट हायरार्की के अंदर सेशन डिवीज़न को जो हेड करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। अब जिस वक्त आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की टर्म यूज़ करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का मतलब जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जो कि पूरा डेजिग्नेशन जिस वक्त आप लेते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का नाम है। लेकिन जिस वक्त जुडिशल साइड पे वर्किंग की बात आती है तो जब डिस्ट्रिक्ट जज टर्म यूज़ होती है तो इट मीन्स कि डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वो सिविल साइड पे काम करने वाली हायरार्की के हेड हैं और एपेलेट अथॉरिटी है। एक सिविल जज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, सीनियर सिविल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज, ये आपकी सिविल की हायरार्की है। जहाँ पर भी टर्म सेशन जज यूज़ होगी ये आपकी जुडिशल साइड पे क्रिमिनल की वर्किंग की जो है वो हायरार्की है। सेशंस जज, एडिशनल सेशन जज और जो सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीज़न, और उसके बाद आपके मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये आप लोगों की इस वक्त करंट क्रिमिनल हायरार्की है। जिस वक्त भी एक सेशन जज साहब या एडिशनल सेशन जज साहब क्रिमिनल साइड पे
एपेलेट कोर्ट पे काम करें या ट्रायल कोर्ट के ऊपर काम करें, तो वो अपने जो डेजिग्नेशन है उसको बतौर सेशन जज तहरीर करते हैं। और जिस वक्त एक एडिशनल जो हैं वो क्रिमिनल साइड पे काम कर रहे होते हैं, तो वो उस वक्त उनका डेजिग्नेशन जो है वो एडिशनल सेशन जज का होता है। और ये इनके क्रिमिनल साइड के ऊपर इनके डेजिग्नेशंस का नाम है। इसके बाद आप लोगों के जिस तरह सेशन डिवीज़न है, इसी तरह अब आप लोगों का एक नीचे जो हिरार्की है उसको भी 3 डिफरेंट डिवीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। अब एक वक्त था आज से कुछ साल कबल तक, जिस वक्त पूरे जो एक डिस्ट्रिक्ट था उसके अंदर एक सीनियर सिविल जज जो हैं वो अपॉइंट होते थे, और वो ही वर्किंग साइड के ऊपर मार्किंग जज के हवाले से सीनियर सिविल जज थे, जो कि मार्क करते थे हर सिविल केस को टू हिज अदर कोलीग्स, जिनको आप सिविल जज क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 सुनते और देखते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 सीनियर सिविल जज हैं, और इनको 3 डिवीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 इज़ द सिविल डिवीजन। इस सिविल डिवीजन के जो हेड हैं वो अपॉइंट होते हैं सीनियर सिविल जज सिविल डिवीजन, और इसके अंडर जो काम करते हैं वो सिविल जजेस हैं जो एक्सक्लूसिवली सिविल का काम कर रहे हैं। सिविल जज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इनकी जितनी मार्किंग है वो सीनियर सिविल जज सिविल डिवीजन इनको केस मार्क करते हैं। सेकंड डिवीजन इज़ द क्रिमिनल डिवीजन। इसके अलग सीनियर सिविल जज हैं, सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन। इसके नीचे जो हैं जितने मैजिस्टेरियल हैं उनकी मार्किंग अप क्रिमिनल डिवीजन के सीनियर सिविल जज करते हैं, जिसके अंदर मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30, स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो हैं सब इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। उसके बाद तीसरा जो डिवीज़न है डेट इज़ कॉल्ड फैमिली डिवीज़न, और इसके अलग से सीनियर सिविल जज हैं जिनका डेजिग्नेशन है सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीज़न। इनके नीचे जितने भी गार्डियन जज और फैमिली जज हैं वो काम करते हैं, और ये जो फैमिली डिवीज़न के सीनियर सिविल जज हैं फैमिली मैटर्स की सारी मार्किंग ये सीनियर सिविल जज करते हैं। इसके अलावा 2016 के अंदर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है वो सिविल जजेस की जो है वो इंक्रीज़ की गई, और इवन एपिलेट कोर्ट्स की भी जो जुरिस्डिक्शन है पेक्यूनरी वो भी इंक्रीज़ कर दी गई। इससे पहले भी और आज भी जो सिविल जज क्लास 1 है किसी भी जगह पे पोस्टेड, उसकी कोई पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के लिमिट नहीं है, उसकी अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है। जिनके पास 1 रुपये से लेकर जो है वो जितनी भी अमाउंट पॉसिबल हो सके वो सारे केसों के अंदर जो सिविल जज क्लास 1 है वो इनकी समाअत कर सकते हैं। उसके अलावा 2016 के अंदर जो नोटिफिकेशन हुआ उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो आपके सिविल जज क्लास 2 हैं उनकी जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो इंक्रीज़ कर दी गई, और इस वक्त जो 5 मिलियन पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई प्रॉपर्टी भी अगर डिस्प्यूटेड है या क्लेम है किसी का और उसके मुतालिक केस किया गया है, तो उस प्रॉपर्टी की कीमत अगर 50 लाख रुपए तक है, या उस क्लेम का जो अल्टीमेट जो कीमत है वो 50 लाख है, तो सिविल जज क्लास 2 उस लिमिट तक जो है वो उस केस की समाअत कर सकते हैं। लास्टली इंक्रीज़ की गई आपके सिविल जज क्लास 3 की कि अगर किसी प्रॉपर्टी की कीमत 10 लाख रुपए तक है तो ये पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एक क्लास 3 सिविल जज की है। इसके अलावा जो एपेलेट कोर्ट्स हैं उससे पहले क्या होता था कि अगर कोई भी सिविल जज उसने अगर किसी केस की समाअत की और उसकी जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन थी या उस सब्जेक्ट मैटर की जो कीमत थी, अगर वो कीमत जो है 25 लाख से इंक्रीज़ कर जाती थी तो उसकी जो अपील है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर हो सकती थी, फर्स्ट अपील इवन। वो प्रॉपर्टी की अपील जो है वो लोअर कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर नहीं की जा सकती थी, लेकिन इसको भी सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962
के अंदर जो सेक्शन 6 है उसको अमेंड किया गया और उसके अंदर जो 25 लाख रुपए की लिमिट थी वो इंक्रीज कर दी गई और उसको 50 मिलियन जो है वो कर दिया गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिविल जज क्लास 1 50 मिलियन तक किसी केस का फैसला करते हैं और या उससे नीचे होती है तो इसकी अपील जो फर्स्ट है डेट विल लाई टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और अगर 50 मिलियन से ये ऊपर चली जाती है तो उस सूरत के अंदर इसकी अपील डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर होगी। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है हाई कोर्ट की प्रेजेंटली टेरिटोरियल और पेक्यूनरी वाइज इस तरह फंक्शन कर रही है। तो यहाँ तक आपको आज मकसद था कि आपको इस इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपको प्रेजेंट वर्किंग स्कीम का पता होना चाहिए, आपको प्रेजेंट नोटिफाइड डेजिग्नेशंस का पता होना चाहिए कि ये डिवीजन्स नए आए हैं और इन डिवीजन्स के नीचे कौन कौन से लोग जो हैं वो किस किस लिमिट तक काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्रिमिनल साइड के ऊपर मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि इस वक्त 2 डेजिग्नेशंस या 3 डेजिग्नेशंस काम कर रहे हैं मैजिस्ट्रियल साइड पे। एक मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 हैं, वो हर उस ऑफेंस की ट्राई कर सकते हैं जो कि मैंने आपको सेक्शन 30 के अंदर और सेक्शन 34 सीआरपीसी के अंदर मिला के बताया था कि जिसकी सज़ाए मौत नहीं है हर केस ट्राई कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30। उसके अलावा 3 साल तक जिनकी ऑफेंसेस की सज़ा है या वो शेड्यूल 2 के अंदर जो है वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट की समात दी गई है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, उसकी समात मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकते हैं। और अगर कोई स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं तो जितने भी समरी ऑफेंसेस हैं या हर वो स्पेशल लॉ जिसके अंदर स्पेशली जो है समरी ट्रायल है या वो डिक्लेयर कर दिया गया स्मॉल कॉजेज़ के तहत कि वो ऑफेंस ट्राइएबल बाय स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट है, तो इस तरह ये उनकी समात जो है वो स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट करते हैं और ये क्रिमिनल साइड के ऊपर वर्किंग हिरार्की है। लास्टली जो सीनियर सिविल जज हैं उनको इसी वजह से सीनियर सिविल जज कहा जाता है कि वो सिविल जजेस के अंदर सबसे ज़्यादा सीनियर होते हैं और इसी वजह से वो अपने रैंक वाइज वहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है सिविल जजेस के ऊपर वो एज सच कोई भी नहीं होता सिवाय इसके कि वो एक मार्किंग जज हैं और इज़्ज़त के मकाम पे इस वजह से हैं कि वो इन सिविल जजेस में सबसे सीनियर डेजिग्नेशन है।